पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो मेल में होती है, और दूसरी मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी oogenesis, जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है और जो फीमेल में होती है। आज हम इस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर दोनों के ही अंदर हॉर्मोन्स के रोल पढ़ेंगे कि हॉर्मोन्स इन दोनों मैकेनिज्म के अंदर क्या रोल अदा करते हैं। देखिए, पहली मैकेनिज्म में हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आई मीन टू से स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन बॉयज में तब ही स्टार्ट हो जाता है तब बॉयज लड़के प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लड़के होते हैं वो प्यूबर्टी स्टेज में कब आते हैं, कैसे पता चलता है? देखिए, बॉयज जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो प्यूबर्टी स्टेज में तब आते हैं जब उनके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर शो होने लगते हैं। अब बात यह आती है कि सेकेंडरी कैरेक्टर कैसे शो होते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक हॉर्मोन्स, जिस हॉर्मोन्स को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, या ये टेस्टोस्टेरोन एक तरह का एंड्रोजन हॉर्मोन्स होता है। इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही स्पेशल मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर शो होते हैं, और सेकेंडरी कैरेक्टर शो होते हैं तो उनके अंदर प्यूबर्टी स्टेज दिखाई देने लगती है, और जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है तभी मेल के अंदर, बॉयज के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है, वो कौन है? वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक मेल हॉर्मोन्स है जिसका नाम क्या है? एंड्रोजन। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है, स्पर्म के फॉर्मेशन जो करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब बात ये आती है कि भाई टेस्टोस्टेरोन को सिक्रिएट कौन करता है? ये कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? कौन सी सेल्स टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स को निकालती है? तो आपको बता दिया जाता है, सीधे सीधे बताऊंगा मैं तो पहले आपको, कि टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स को सिक्रिएट करने का काम करती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम है इंट्रास्टिशियल सेल। टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम है इंट्रास्टिशियल सेल। अब बात ये आती है कि ये लीडिंग सेल या इंट्रास्टिशियल सेल होती कहाँ है? तो आपको मैं बता देता हूं कि टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में गैप पाया जाता है, ये देखिए इस तरह से, और इन गैप के बीच में ही ये पाई जाती है सेल, जिसको मैं यहां पर बोल रहा हूं लीडिंग सेल या इंट्रास्टिशियल सेल। ये लीडिंग सेल या इंट्रास्टिशियल सेल ही टेस्टोस्टेरोन को सिक्रिएट करती है। दोबारा से आप सुन लीजिएगा, लीडिंग सेल या इंट्रास्टिशियल सेल कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर अपनी बात को दिमाग में थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। भाई, मैंने यहाँ पर बताया कि टेस्टोस्टेरोन
को सिक्रिएट करती है लीडिंग सेल या इंट्रास्टिशियल सेल। इंट्रास्टिशियल सेल कहाँ होती है? दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। तो ये इंट्रास्टिशियल सेल या लीडिंग सेल आपको पता है दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में रोटेट करती रहती है। कोई बात नहीं। अब आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इंट्रास्टिशियल सेल या लीडिंग सेल ही क्यों टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करती है? ऐसी क्या मजबूरी है इनकी जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाती है? कौन? लीडिंग सेल या इंट्रास्टिशियल सेल। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं ICSH। इसका पूरा नाम है इंट्रास्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। देखिए दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम है इंट्रास्टिशियल सेल। इंट्रास्टिशियल सेल कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होती है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। आई मीन टू से इंट्रास्टिशियल सेल प्रेजेंट बिटवीन द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये इंट्रास्टिशियल सेल या लीडिंग सेल ही टेस्टोस्टेरोन बनाती है। लेकिन ये क्यों बनाती है? ये इसलिए बनाती है क्योंकि इनको स्टिमुलेट किया जाता है। किसके द्वारा? ICSH या LH के द्वारा। ICSH का मैंने बताया आपको इंट्रास्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसके नाम से आ रहा है इंट्रास्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि ऐसा हार्मोन्स जो इन इंट्रास्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन के सिक्रिएशन के लिए। देखिए इंट्रास्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने का कि आप छोड़िए, आप टेस्टोस्टेरोन छोड़िए। कौन कहता है ये बात? ये कहता है ICSH इंट्रास्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या LH। इनको स्टिमुलेट करता है, किनको? इंट्रास्टिशियल सेल को, कि आप टेस्टोस्टेरोन छोड़िए। टेस्टोस्टेरोन अगर आप छोड़ेंगी तो ये जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इसके अंदर प्यूबर्टी स्टेज आएगी। प्यूबर्टी स्टेज आएगी तो इसके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर शो होंगे। सेकेंडरी कैरेक्टर शो होंगे तो इसके अंदर स्पर्म बनेगा, और स्पर्म बनेगा तो ये रिप्रोडक्शन के लायक बन जाएगा। इसकी थ्योरी, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कहानी है, मैं आप यहां तक इसको रोक के रखिए बात को कि LH और ICSH मैंने आपको यहां तक पहुंचा दिया है। आप इस बात को यहीं की यहीं दिमाग में रोक के रखिए। मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूं कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, ये बनता कहां से? कौन? ICSH और LH। ठीक है, देखिए ब्रेन के वैसे 3 पार्ट होते हैं, और एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसको डायनेन्सिफेलॉन कहते हैं, और डायनेन्सिफेलॉन के 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको रोचक जानकारी दे देता हूं। देखिए ब्रेन का जो थैलेमस पार्ट होता है इसको रिले सेंटर बोलते हैं हम, और ये जो रिले सेंटर होता है ये क्या काम आता है? देखिए जो थैलेमस पार्ट होता है उसको रिले सेंटर इसलिए बोलते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो जब तक हमारा थैलेमस पार्ट नहीं सोएगा तब तक हम माने लास्ट का जो एंड जो होता है, जब हम सो जाते हैं हमारे मतलब आंखें बंद हो गई, पूरी बॉडी आराम से रिलैक्स हो गई, और लेकिन अगर थैलेमस पार्ट नहीं सोया और हमें मम्मी ने या किसी ने भी बोल लिया कि भाई चाय पियोगे, तब हम जवाब दे देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि थैलेमस पार्ट अभी भी एक्टिव है। हाँ, थैलेमस पार्ट अगर एक्टिव नहीं हो, डीएक्टिवेट हो जाए तो हम आराम से सो जाते हैं।
तो ये ध्यान रखना, थैलेमस पार्ट रिले सेंटर होता है, सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन यहीं से रिले होती है। कोई बात नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब अपना टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है जिसको बोलते हैं GnRH। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है जिसको बोलते हैं GnRH, और ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस भाग, वो छोड़ता है GTH। और GTH दो टाइप के होते हैं, FSH और LH। अब देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस छोड़ेगा GnRH, GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, किसके सिक्रिएशन के लिए? GTH के लिए। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या छोड़ती है? GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन छोड़ती है। कौन छोड़ती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों छोड़ती है? क्योंकि इसको स्टिमुलेट किया गया है किसके द्वारा? GnRH हार्मोन्स के द्वारा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा। और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स किसने छोड़ा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए तो हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन छोड़ा? GnRH। GnRH ने किसको स्टिमुलेट किया? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन छोड़ा? GTH। और GTH हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, FSH एंड LH। और ये ही LH, इसी LH को हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ICSH। ये LH या ICSH स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को या इंटरस्टिशियल सेल को। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल इस हार्मोन से स्टिमुलेट होकर टेस्टोस्टेरोन छोड़ती है, और इसी टेस्टोस्टेरोन से स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म होती है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा सा रोल FSH भी निभाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक सेल पढ़ी हुई आपने सुना होगा जिसका नाम, जिसे सर्टोली सेल कहते हैं। ये सर्टोली सेल क्या करती है? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, और इस सर्टोली सेल को इंड्यूस, इस सर्टोली सेल्स को इंड्यूस, सर्टोली सेल्स क्या करती है भाई? सर्टोली सेल्स का मेन काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, और इस सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया जाता है FSH के कारण। स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कौन करेगा? FSH। और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FSH। FSH क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, और सर्टोली सेल ही स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करती है, और इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम भी करती है कौन? सर्टोली सेल। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हुआ। अब देखिए oogenesis के अंदर
हार्मोन्स के इंपॉर्टेंट रोल। देखिए ओवम, भाई oogenesis का मतलब होता है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल के अंदर होती है oogenesis की मैकेनिज्म, यू आल्सो नो, आप ये जानते होंगे कि oogenesis क्या है, ओवम का फॉर्मेशन। ओवम का फॉर्मेशन किस में होता है, फीमेल में होता है, कोई बात नहीं। देखिए ओवम किसके अंदर होता है, ओवम ओवेरी के अंदर बनता है, और ओवेरी में भी कहाँ बनता है, ग्राफियन फॉलिकल में बनता है। ओवम ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बनता है, ग्राफियन फॉलिकल ओवेरी के अंदर होती है, ध्यान रखना। ओवम ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बनता है, ग्राफियन फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल भी कहते हैं। टर्सरी फॉलिकल को पहले क्या कहते थे, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल को पहले बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होती है फॉलिकल से। अब यहाँ पर आप दिमाग में रखें इस बात को थोड़ी देर के लिए और देखें। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि oogenesis के अंदर FSH का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो देखिए FSH का मतलब होता है, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि ऐसा हार्मोन्स जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। भाई मैंने आपको बताया FSH और LH दोनों को ही बोलते हैं GTH। GTH सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है GnRH, और GnRH निकलता है किसे, हाइपोथैलेमस। कोई बात देखो FSH इसके नाम से ही आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ऐसा हार्मोन्स जो फॉलिकल के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता हो उसको कहेंगे FSH। FSH फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा तो फॉलिकल बनेगी, ओवेरी के अंदर फॉलिकल बनेगी। ये फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी, आई मीन टू से टर्सरी फॉलिकल बनाएगी, और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम बनेगा। यहाँ अब बताने की बात यह है कि इस ओवम के फॉर्मेशन के लिए अल्टरनेट में कौन जिम्मेवार है, ये फॉलिकल, और इस फॉलिकल के बनने को कौन स्टिमुलेट करता है, FSH। ठीक है, अब oogenesis के अंदर हमने FSH की मैकेनिज्म पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे LH की मैकेनिज्म कि LH क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है oogenesis के अंदर। तो देखिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, फॉलिकल के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पर FSH का रोल खत्म हो गया, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करना था FSH, यहाँ तक का FSH का रोल था कि अल्टरनेट में जो FSH है वो ग्राफियन फॉलिकल तक अपना रोल निभाता है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो LH निभाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गई तो पीरियड्स के MC के 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकेज हो जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेकेज होने और उससे ओवम के बाहर निकलने की मैकेनिज्म को कहते हैं ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के लिए भी LH जिम्मेदार होता है। ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए भी LH रिस्पॉन्सिबल होता है, और ओव्यूलेशन के लिए भी LH रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसकी मैं आगे और भी आपको बता देता हूं। अब ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फट गई, ब्रेकेज हो गई, तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है तो ओवम बाहर निकल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल खाली हो जाती है। ये ग्राफियन फॉलिकल जब खाली हो जाती है, ओवम जब इससे रिलीज हो जाता है, इस मैकेनिज्म को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मैकेनिज्म जिसको हम ओव्यूलेशन कह रहे हैं,
ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होने पर होती है। अब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया, इस मैकेनिज्म को ओव्यूलेशन कहते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। अब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल गया तो ग्राफियन फॉलिकल हो गई खाली। अब ये ग्राफियन फॉलिकल एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी और ये बनाएगी कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी और छोड़ेगी प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा का काम करता है और ये ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस से चिपकाता है। वो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्लेसेंटा को बनाने का काम करता है, समझिए, ये प्रोजेस्टेरोन। देखिए यहाँ मैंने बता दिया आपको FSH और LH का इंपॉर्टेंट रोल। FSH oogenesis के अंदर FSH क्या करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और ये फॉलिकल आके चलकर मैच्योर होकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी। यहाँ तक इसका FSH का रोल है। उसके बाद आगे LH का रोल है। ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योर होने की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है LH। LH ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन को करता है और ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल जाता है, इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, इसके लिए भी LH रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल खाली हो जाती है, इससे एग निकल गया। अब ग्राफियन फॉलिकल एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन छोड़ता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, एक टिश्यू रिलेशनशिप स्थापित करता है मदर के अंदर और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। थैंक यू, आपको मैंने खूब अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी आप लाइक करेंगे और आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे, दिल खोल के क्वेश्चन पूछा करो। आपको मैं इतना मैटर बता रहा हूँ आपके अच्छे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि आप नीट वगैरह फाइट करो। थैंक यू, धन्यवाद।